नमस्कार प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम फार्मासिस्ट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जितने भी जो फार्मासिस्ट एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के पीवाईक्यू क्या है हम कवर करेंगे। जैसे कि डीएसएसबी का हो गया, एम्स का हो गया, एसएससी का हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा अदर जो एग्जाम हो गए, तो उन सभी को क्या है हम सीरीज वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो हम क्या है, डीएसएसबी एग्जाम जो हुए हैं, पीवाई के जो प्रीवियस जो एग्जाम हुए डीएसएसबी के, उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम क्या है कवर करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे इजीली वाइज, उनको समझेंगे, ठीक है जी। जिससे कि आपको प्रॉपर इन वीडियो से आपके क्या है जो अपकमिंग जो फार्मासिस्ट एग्जाम होंगे उनकी आपको कंप्लीटली क्या है इनसे आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या है डीएसएसबी के जो जैसे कि 2014, 2015, 2019 और 2021 और 2025 के अंदर अभी तक एग्जाम हुए हैं, तो इन सभी ईयर्स के जो है एग्जाम के अंदर जो भी पीवाईक्यू है उनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2015 में जो एग्जाम हुए थे उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा क्या है ये पार्ट 1 है, जिसके अंदर हम क्या है 20 क्वेश्चंस क्या है कवर करेंगे, जो कि विद क्वेश्चन और जो आंसर और उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी रहेंगे, ठीक है जी, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। इसी तरह हम क्या है 2020 की सीरीज करके क्या है इन सभी जो पीवाईक्यू को क्या है कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो सबसे पहले क्वेश्चन वन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन वन हमारा क्या है, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड्स, ठीक है जी। तो इनमें से चार ऑप्शन में से एक कौन सी जो टर्म है जो कि क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स से को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन ए आता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, बी अनवांटेड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, सी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मेडिसिनल एजेंट्स एंड डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें से जो हमारा आंसर राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स क्यों है वो भी हम जानते हैं फार्माकोकाइनेटिक में ये राइट ऑप्शंस। तो सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक वर्ड को समझते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर आप दो वर्ड स्टार्टिंग में पढ़ते हो कि फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हम फार्माकोकाइनेटिक को पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग्स। तो मेनली मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी ने ड्रग के लिए क्या किया वो क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। मतलब क्या जो ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर क्या मूवमेंट रहा, उसकी एंट्री से लेकर उसके रिमूवल तक, उसमें हमारी बॉडी ने क्या काम किया ड्रग के ऊपर, वो क्या है हमारा फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, ठीक है जी। जिसके अंदर क्या हम चार चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्या है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशंस, ठीक है जी। इन चार पॉइंट्स के बारे में हम क्या फार्माकोकाइनेटिक के अंदर क्या स्टडी करते हैं कि वो जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन है हमारा कैसे बॉडी के अंदर हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर स्प्रेड हुई, मेटाबॉलिज्म जो लीवर में कैसे क्या चेंज हुआ और एक्सक्रिएशन कैसे क्या रिमूव हुआ, वो सभी क्या हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो उसमें हमारा कौन सा ऑप्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग था। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा आपको एब्जॉर्प्शन मिल सकता है, मेटाबॉलिज्म मिल सकता है, एक्सक्रिएशंस ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स ये मिल सकता है, ठीक है, इन चारों में से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक तरह हम इसको एग्जांपल के तौर पर भी समझ लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक को। जैसे कि हमारा शरीर है, हमने कोई भी ड्रग ली, पेन किलर ली, जैसे आपने स्वेलो की माउथ के अंदर ली, तो माउथ के अंदर क्या है वो एंटर होने के बाद फिर क्या है वो हमारे जो पार्ट्स है जैसे कि इसोफेगस ट्यूब है, फिर वो हमारा स्टोमक में जाएगी, वहाँ पर कुछ डिग्रेडेशन होगा, उसके बाद हमारे लिवर में जाती है जहाँ पर जो मेटाबोलाइज होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन में जाते हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट फिर क्या है वो एक्सक्रीट आउट होती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस रहता है कि जो जिस मतलब जो ड्रग हमने ली उस पर हमारी बॉडी काम कर रही है उस ड्रग के लिए, तो वो क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये हमारा लेक्चर्स थोड़ा लॉन्ग हो सकता है 45 मिनट्स का, पर हम इसको इजीली आराम से प्रॉपर वे में सब चीजों को क्या है आराम से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फॉलोइंग। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स की। फार्माकोडायनेमिक इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक में इन चार ऑप्शन में से कौन सी क्या स्टडी इन्वॉल्व होती है। सबसे ऑप्शन ए है मैकेनिज्म ऑफ अ ड्रग एक्शंस, बी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स, सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स एंड डी एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिजम्स। सी और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये हमने भी पढ़ लिया कि ये फार्माकोकाइनेटिक्स में इन्वॉल्व रहती है टर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग, ठीक है जी।
बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं, और इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन कैसे रहेगा वो भी हम जानते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक एक डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। पहले में हमने क्या बात की थी काइनेटिक के अंदर, कि उसमें हमारी बॉडी ने ड्रग के लिए क्या किया। अब बात है कि ड्रग ने हमारी बॉडी के लिए क्या किया। ठीक है जी, मतलब ड्रग ने हमारी बॉडी के लिए क्या किया उसने अपना एक्शन शो किया, और जो हमारा पर्सन को पेन हो रहा था उसको रिलीफ किया। ठीक है जी, तो वो क्या है, फार्माकोडायनेमिक कहलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है जी, मतलब ड्रग का बॉडी पर इफेक्ट और एक्शंस को हम क्या बोलेंगे, फार्माकोडायनेमिक बोलेंगे। ठीक है जी, ये तो ये हमारा इसका क्या है, राइट आंसर हो गया। अब इसमें एक टर्म है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हम समझते हैं, किसमें से भी आपको क्या 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या है गवर्नमेंट एग्जाम में क्या है, किसी भी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अब वर्ड की बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बायो मतलब लिविंग से, और लिविंग सेल्स या लिविंग बॉडी, एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर या चेंज होना। ठीक है जी, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें साइंटिफिक तौर पे, कि कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मोर सोल्युबल वाटर फॉर्म इन द बॉडी। मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जो क्या करती है, ड्रग को क्या है, एक वाटर फॉर्म में क्या है, वाटर सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे कि वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। ठीक है जी, कि ड्रग को इजीली एक्सक्रिएट होने लायक फॉर्म में लेके आना या बदलना, वो क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, ये क्या है, फेज ऑफ रिएक्शन के द्वारा होती है। कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन के भी क्या है, 2 टाइप होते हैं, एक फेज 1 होता है, एक फेज 2 होता है। फेज 1 के अंदर हमारा क्या आता है, ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, हाइड्रोलाइसिस आता है, और फेज 2 के अंदर हमारा क्या आता है, कंजुगेशन आता है। ठीक है जी, ये भी पॉइंट याद रखने की चीज है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 2 टाइप होते हैं, 2 फेजेस ऑफ रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस आता है, फेज 2 के अंदर हमारा कंजुगेशन आता है। इसमें से भी आपके क्वेश्चन क्या है, बन सकते हैं। दूसरा इसके डेफिनेशन पे बन सकता है कि कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू वाटर सोल्युबल फॉर्म, इट आल्सो इंक्लूड टर्म्स। कौन सी टर्म रहेगी, तो हमारी बायो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। थर्ड इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो कन्वर्जन है हमारा किस ऑर्गन्स पार्ट में होता है, तो किसी में होता है, हमारे लीवर्स में होता है। ठीक है जी, लीवर के अंदर क्या उसका मेटाबॉलिज्म होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम दूसरा टर्म बोले तो उसको मेटाबॉलिज्म भी बोलेंगे। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो लीवर में हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कौन सा जो लीवर एंजाइम है जो कि इसको चेंज कन्वर्जन करने में हेल्प करता हो, तो हमारा कौन सा रहता है, CYP450 क्या है, हमारा जो एंजाइम है, लीवर एंजाइम है, जो कि जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। ठीक है, इसी में से हमारे क्या 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्या है दिख गए कि कैसे क्या है क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। एक बार हम फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन इजीली पढ़ेंगे कि ड्रग को इजीली एक्सक्रीट होने लायक फॉर्म में बदलना ही क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। लीवर में एंजाइम CYP450 ड्रग को चेंज करके वाटर सोल्यूबल बनाता है, जिससे वो इजीली बॉडी से एक्सक्रिएट हो सके या बाहर जा सके। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कवर हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, कि बायोअवेलेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट ए है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, नहीं जी ये नहीं होगा। ठीक है जी, सेकंड है परमिबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी नहीं होगा। थर्ड है फ्रैक्शंस ऑफ एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये हमारा क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, तो बायोअवेलेबिलिटी होता क्या है कि बायोअवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रीच सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द एक्टिव फॉर्म्स, जो कि हमारी डिपेंड रहती है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। सिंपल वर्ड में हम इसको समझते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी है क्या। जो भी ड्रग हमने ली, ठीक है जी, वो कितने, जैसे हमने कोई भी ड्रग 100% ली, तो उसका जो एक्शंस है वो कितने परसेंट हुआ। अगर हम बात कर ले, अगर हमारे जो ब्लड में वो कितने परसेंट पहुंची, तो वो क्या है, हमारा बायोअवेलेबिलिटी कहलाता है। इसको हम समझेंगे कैसे, और ये हमारा डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे, अगर हम बात करें, एक हम बात करते हैं आईवी के बारे में, एक हम बात करते हैं ओरली के बारे में। एक हम जो ओरली टैबलेट ले रहे हैं, एक हम जो आईवी इंजेक्शन हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम ओरली जो टैबलेट ले रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, हमारा ओरल हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। ओरली हमने ली, वो सबसे पहले माउथ के अंदर जाएगी, माउथ से फिर हमारा क्या है, इसोफेगस से होते हुए हमारे स्टोमक में जाएगी, वहां पर कुछ डिग्रेड होगी, लीवर
में जाएगी, वहां पर मेटाबॉलिज्म होगा, जिसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। वहां पर कुछ अमाउंट डिग्रेड होगा, उसके बाद फिर वो इंटेस्टाइन से हमारे क्या सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होगी। तो जो हमने 100% जो हमने ड्रग ली थी, 100% ऑफ बायोबिलिटी की जो ड्रग ली थी, वो वहां पर कितनी रहेगी, 70% रहेगी। तो मतलब जो उसकी बायोबिलिटी जो रहेगी ओरल मेडिसिन की, वो कितनी रहेगी, 70% रहेगी। ठीक है, जब तक हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, वो कितनी परसेंट पहुंची, वो 70% पहुंची। तो हमारे अगर हम बात करें कि ओरली जो रूट से जो एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग हम लेते हैं, उसके बायोबिलिटी भी कितनी रहती है, वो 100% नहीं रहती। अब हम बात करते हैं आईवी की। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, आईवी हो गया। आईवी से इंजेक्शन दिया, वो डायरेक्टली क्या है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड के अंदर हमारा क्या डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में जाएगा। ठीक है जी, तो वहां पर एक्टिव फॉर्म में डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हमारे ब्लड में डिजोल्व हो गया, क्या वो अपना जो एक्शन देगा वो 100% देगा। मतलब जो बायोबिलिटी क्या रहेगी, 100% रहेगी। ये क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या है, नहीं करती। ठीक है जी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास नहीं करती जो हमारी आईवी ड्रग है, इसलिए इसकी जो बायोबिलिटी कितनी रहती है, हमारी 100% रहती है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, आईवी ड्रग 100% बायोबिलिटी, वाइल ओरल ड्रग लेस ड्यू टू लिवर मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, तो कितनी ड्रग ब्लड में एक्टिव फॉर्म में पहुंचती है, वो क्या है, हमारी बायोबिलिटी कहलाती है। ठीक है जी, तो वो समझ में आ गया बायोबिलिटी का मीनिंग। तो बायोबिलिटी क्या होती है, अनचार्ज ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो हमारा बायोबिलिटी कहलाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा कि 100% बायोबिलिटी किसकी रहती है, ओरल की रहती है, आईवी की रहती है। तो हमारी आईवी की 100% बायोबिलिटी रहती है। किस वजह से रहती है, क्योंकि हमारे क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास नहीं करती। ठीक है जी, अगर हम ओरल की बात करें, ओरल की क्यों नहीं 100% बायोबिलिटी, क्योंकि हमारे क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास आउट करती है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज द नॉट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आईएम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी क्या है जो इंट्रामस्कुलर जो रूट होता है जिससे हमें जो इंजेक्शन देते हैं, इसमें उनकी कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकती है। सबसे पहले पॉइंट एक, अगर हम बात करें ओनली वाटर सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड, यस आईएम से कर सकते हैं। बी की अगर हम बात करें ऑयली सॉल्यूशन, यस ऑयली एंड डिपोर्टेड पेशेंट कैन बी इंजेक्टेड। थर्ड अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ये हमारा क्या है राइट आंसर रहेगा। जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशंस है वो क्या हम आईएम रूट के द्वारा नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है हमारे उस साइट पर क्या इरिटेशन क्लोज करा सकते हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें एक्शन डेवलप हायर देन ओरल एड, हाँ जी, जो ओरली जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जो मेडिसिन करते हैं, उससे क्या इसका जो एक्शन है वो हायर रहता है आईएम रूट का। तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हो गया फास्टर एब्जॉर्प्शन देन ओरल, हाँ जी है। मॉडरेट onset ऑफ एक्शन स्लोअर देन आईवी, फास्टर देन ओरल, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्या है, सुटेबल फॉर ऑयली एंड डिपोर्ट पेशेंट्स, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, यस। एंड बाईपास फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, हाँ जी, जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसको बाईपास करता है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोटेनिक सॉल्यूशन क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि क्या हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या हमारे टिश्यू में इरिटेशन होता है, जिससे पेन, इन्फ्लामेशन, नेक्रोसिस या टिश्यू डैमेज होने का हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द पैरामीटर। तो एलिमिनेशन जो रेट कांस्टेंट है उसको क्या के से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो कितना ड्रग जो है हमारी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हुई, कितने टाइम के अंदर, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी स्पीड से बॉडी से एलिमिनेट होती है, वो क्या है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कहलाता है। एक डेफिनेशन के तौर पर अगर हम बात करें, रेट एट विच ड्रग इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी पर यूनिट टाइम, वो क्या है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, उसी के बेस पर इसके अंदर क्या आपको ऑप्शन दिया गया है कि सबसे पहले क्या फर्स्ट ए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नहीं जी। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द प्लाज्मा, बिल्कुल नहीं। हायर सिंगल डोज एंड डी हाफ लाइफ, तो इसका जो आंसर रहेगा टी हाफ रहेगा। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो आप याद कर लें, या जो एग्जाम में क्या है पूछा जा सकता है कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये क्या है हमारा एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला रहता है, जिससे क्या है हम क्या है जो ड्रग क्या है कितनी स्पीड से बॉडी से एलिमिनेट हुई वो क्या हम निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ, ठीक है जी, एफिनिटी वर्ड को अगर हम टर्म को डिफाइन करते हैं तो एफिनिटी इज मेजर्स ऑफ, फर्स्ट क्या ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, नहीं जी। ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर, यस। इनहिबिटिंग पोटेंशियल ऑफ ड्रग एंड बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग। तो एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ ए ड्रग बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर। ठीक है जी, तो एफिनिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड द रिसेप्टर। जितनी एफिनिटी होगी ड्रग इजिली क्या है उस रिसेप्टर से बाइंड होगी, वो क्या है ड्रग की एफिनिटी पर डिपेंड करता है कि अगर लो एफिनिटी है तो रिसेप्टर के साथ ड्रग क्या है परफेक्टली बाइंड नहीं होगी। अगर उसकी एफिनिटी हाई है तो क्या है जो उस रिसेप्टर पर क्या है
कंप्लीटली क्या है, बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेगी। तो एफिनिटी द मेजर ऑफ इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर। 3 पॉइंट को और समझते हैं। बायोबिलिटी ऑफ ड्रग हमने पढ़ लिया था कि बायोबिलिटी होता क्या है। इसमें 2 और है, इनहिबिट पोटेंशियल ऑफ ड्रग और ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। अगर कोई ड्रग जो बाइंड करती है प्लाज्मा प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें पोटेंसी क्या होती है, कि ड्रग कितने कम डोज में अपना इफेक्ट देने की कैपेसिटी है, जो ड्रग का कितनी कम डोज में कितना इफेक्ट शो कर या कैपेसिटी शो करके उसी क्या है, पोटेंसी कहलाती है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मोर ग्रेजुअली डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डे और वीक टू डेवलप। तो इसमें हमने टर्म बतानी, एक डेफिनेशन दी गई है, उस टर्म किसको क्या है बिलोंग करती है, कि क्या है अगर हम कुछ दिन या डे तक जब हम क्या है कोई ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग का क्या है रिस्पॉन्स क्या है ग्रेजुअली क्या है डिक्रीज हो जाना, तो वो कौन सा क्या है डिस्क्राइब करता है, तो उसको कौन सी डिस्क्राइब करते हैं, टॉलरेंस। उस टर्म को क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है जी। तो विच टर्म इज डिस्क्राइब टू मोर ग्रेजुअल डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग टेकिंग डे और वीक टू डेवलप इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो टॉलरेंस होता क्या है, जब डिक्रीज इन ड्रग रिस्पॉन्स डेवलप ग्रेजुअली ओवर डे और वीक इज कॉल्ड टॉलरेंस। इसको हम क्या है कि सिंपली एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे आप कोई भी पेन किलर मेडिसिन अगर आप ले रहे हो रेगुलरली टाइम पर, डेली आप कोई पेन किलर मेडिसिन लेते हो, तो क्या होता है कि आफ्टर कुछ समय के बाद क्या है, जो सेम डोज ऑफ मेडिसिन में आपको जो रिलीफ मिल रहा था, जैसे आप 1 टैबलेट ले रहे हो डेली, उससे आपको क्या पेट के अंदर रिलीफ मिल रहा है, आप उसी टैबलेट को 2 वीक तक रेगुलरली ले जा रहे हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो डोज आप मेडिसिन ले रहे थे उस डोज में आपको क्या रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर क्या है आपको क्या वो डोज क्या है इंक्रीज करनी पड़ती है, तो वही क्या है हमारा टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम इन 3 टर्म को और समझते हैं, ये भी क्या है एग्जाम में पूछी जाती है। टॉलरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रग रिस्पॉन्स डेवलप ग्रेजुअली ओवर डे और वीक इज कॉल्ड टॉलरेंस, मतलब जो ड्रग का रिस्पॉन्स है कुछ डे या वीक के अंदर क्या ग्रेजुअली क्या डिक्रीज हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि जैसे कोई एक पेशेंट है कि लंबे समय तक कोई पेन किलर मेडिसिन ले रहा है, तो कुछ टाइम के बाद क्या वो सेम डोज ऑफ मेडिसिन क्या है वो जो अपना रिलीफ देना बंद कर देगी। जब हम जो डोज इंक्रीज करेंगे तो फिर हमें क्या वो पेन से रिलीफ मिलेगा, ठीक है, वो हमारा टॉलरेंस आ गया। टैकीफाइलेक्स, इसको क्या बोलते हैं, रैपिड टॉलरेंस भी बोलेंगे। तो टैकीफाइलेक्स क्या है, इज रैपिड जल्दी से डिक्रीज इन ड्रग रिस्पॉन्स ओकरिंग विद इन शॉर्ट टाइम आफ्टर रिपीटेड डोजिंग्स। तो टैकीफाइलेक्स क्या है हमारा, कि जो दवा है जो मेडिसिन है उसका असर जल्दी कम हो जाना जब हम क्या है उसे बार बार थोड़ी देर में लेते हैं इन मिनट टू होवर्स, तो वो क्या हमारा टैकीफाइलेक्स कहलाता है। उसके बाद आता है रिफैक्टोरिनेस। रिफैक्टोरिनेस का है मतलब क्या है, टेम्पररी लैक ऑफ रिस्पॉन्स ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमें कोई ड्रग ली, कोई मेडिसिन ली, तो उसका जो रिस्पॉन्स है बिल्कुल या कुछ टाइम के लिए क्या है वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा रिफैक्टोरिनेस कहलाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कुमुलेटिव इफेक्ट। कुमुलेटिव का मतलब एक तरह से क्या इकट्ठा होना और फिर क्या है कुछ समय के लिए क्या है वो ज्यादा समय के लिए क्या अपना रिस्पॉन्स देता रहता है, अपना इफेक्ट शो करता रहता है। तो कुमुलेटिव इफेक्ट की अगर हम बात करें, इंक्रीज इन ड्रग इफेक्ट्स ड्यू टू रिपीटेड डोजेज व्हेन द ड्रग इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटिंग फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या जब भी जो मेडिसिन है जो दवाई है बॉडी से पूरी तरह से निकलती नहीं है और बार बार हम क्या है वही मेडिसिन ले रहे हैं, तो क्या वहां पर क्या है कुमुलेटिव हो जाती है, मतलब जमा हो जाती है, जिसके कारण क्या है उस ड्रग का इफेक्ट क्या है वो इंक्रीज हो जाना, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शंस व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज फॉर ए फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शंस which is not related to a dose या और a pharmacodynamic property of drug is called, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कोई भी अगर हमने ड्रग ली या कोई भी डोज ऑफ मेडिसिन ली या उसका जो एक्शन है उससे कोई भी उससे वो अनवांटेड जो रिएक्शन हुई है वो उससे क्या रिलेट नहीं करते, उसको क्या बोलेंगे आइडोसिंक्रेसी क्या उसको हम बोलते हैं, या आइडोसिंक्रेटिक हम रिएक्शन उसको बोलते हैं। ये हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इसके अलावा हम क्या जो बी सी डी टर्म इसको भी समझेंगे। टॉलरेंस आपको समझ में आएगा। तो आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन क्या होती है, जो अनवांटेड ड्रग रिएक्शन है जो डोज से रिलेट नहीं होता है और ना ही वो ड्रग के नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से रिलेट होता है। तो जो हमने डोज ली या उसका जो रिस्पॉन्स आया वो रिएक्शन हमारी उससे नहीं हुई, वो क्या हमारे आइडोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, उसका रिएक्शन का कारण कोई अदर ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेराटोजेनिक एक्शंस।
तो टेराटोजेनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, ए ड्रग अफेक्ट दैट क्यूज एबनॉर्मल डेवलपमेंट्स या बर्थ डिफेक्ट इन द फिटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज, मतलब कोई प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन लेने से जिससे बच्चे में क्या जन्म से कोई डिफेक्ट हो जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा टेराटोजेनिक रिएक्शन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हाइपर सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, एलर्जिक रिस्पॉन्स की बात करेंगे इसमें, तो एन एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए ड्रग, ड्रग किसी कोई भी ड्रग हमने ली उससे हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक हो जाना। जैसे कई कबार का तो कोई भी मेडिसिन से या कोई भी ड्रग है अगर आप लेते हो तो उससे क्या कई बार क्या आपकी बॉडी के अंदर क्या एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे कि ईचिंग हो जाना, रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, तो डेट इज उसको हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या है कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक विच इज यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसियाज। हमें इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा लोकल एनेस्थेटिक है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या है, ऑप्शन कौन से, टेट्राकेन दिया है, कोकेन दिया है, डिबुकेन दिया है और बुपीवेकिन दिया है। इसमें राइट आंसर हमारा क्या है, बुपीवेकिन रहेगा। अगर बुपीवेकिन की जगह हमारा लिडोकेन रहता तो लिडोकेन हमारा क्या है, राइट आंसर हमारा रहता। तीन ऑप्शन है, लिडोकेन, बुपीवेकिन और रोपीवेकिन। सबसे पहला जो फर्स्ट जो स्पाइनल के लिए अगर आप बात करेंगे तो हमारे क्या लिडोकेन रहेगा, उसके बाद हमारा बुपीवेकिन रहेगा, उसके बाद हमारा रोपीवेकिन रहेगा। ठीक है जी, ये भी हम आगे क्या इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसकी दो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है, एक एस्टर टाइप होती है, एक अमाइड टाइप होती है। ठीक है, उसमें हमारे थ्री ड्रग्स, हम तीनों ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। तो जो लिडोकेन है उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनेस्थेटिक भी बोलते हैं। ये याद रखने वाली चीज है कि कौन सी एक लोकल एनेस्थेटिक है इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एनेस्थेटिक बोलते हैं, वो क्या हमारे लिडोकेन है। और एक कौन सी जो लोकल एनेस्थेटिक है जो कि यूज की जाती है फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो उसमें हमारा कौन सा आएगा, बुपीवेकिन आएगा, लिडोकेन आएगा। ठीक है जी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने बात करी थी कि दो टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, एस्टर टाइप, अमाइड टाइप। एस्टर टाइप में हमारा कोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन आता है एंड अमाइड टाइप में हमारा लिडोकेन, बुपीवेकिन और रोपीवेकिन आता है। तो क्वेश्चन तो आपने ऊपर पढ़ लिया कि यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कौन सी हमारे लिडोकेन है और स्पाइनल एनेस्थीसिया में हमारे कौन सी यूज की जाती है, लिडोकेन और बुपीवेकिन यूज की जाती है। उसके अलावा क्या है, उसके टाइप पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जबकि इनमें से कौन सी एक एस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक है, इनमें से कौन सी एक अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक है, या उसमें आपको ड्रग का नाम दे देगा, लिडोकेन किस टाइप की लोकल एनेस्थेटिक, अमाइड है या एस्टर है। तो इस तरह से आपके क्या क्वेश्चन बदलकर आपको दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, इंडिकेट ए रिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर। इसमें भी हमारे दो होते हैं। ठीक है जी, एक होता है रिवर्सिबल होता है, ए रिवर्सिबल होता है। इसमें हमारा क्वेश्चन किस बेस पे पूछा है कि इसमें से कौन सा एक रिवर्सिबल, ये क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जब हम फार्माकोलॉजिकल में हमें बात करते हैं तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो कोलेस्ट्रेज के अंदर अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो रिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर है, तो वो कौन सी हमारी रहेगी, फियोस्टिग्माइन रहेगी। उसके अलावा नियोस्टिग्माइन हो गए, डोनिपजोल हो गए, एट्रोफोनियम, ये सभी क्या हमारे रिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर के अंदर आते हैं, जो कि क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर क्या जो एसीएच होता है हमारा, जो एसिटिलाइन कोलिन होता है, उसको क्या है इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, जिसका लास्ट क्या शॉर्टर ड्यूरेशन एक्शन रहता है, यूज किया जाते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस या पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, फियोस्टिग्माइन होगा। अगर फियोस्टिग्माइन नहीं है तो उसके अलावा हमारा नियोस्टिग्माइन या एट्रोफोमियम आपको आंसर में मिल सकता है, डोनिपेजिल आपको मिल सकता है। इसके साथ हम रिवर्सिबल की भी बात कर लेते हैं कि रिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर क्या होता है, जो कि परमानेंटली क्या है इनएक्टिवेट करता है एसिटाइल कोलेस्ट्रेज बाय फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड्स, जिससे क्या जो एंजाइम्स के ब्रेक डाउन नहीं होते एसिटाइल कोलिन के, अंटिल न्यू एंजाइम जो मॉलिक्यूल्स है वो सिंथेसाइज हो जाता है। ये एग्जांपल की अगर हम बात करें, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, रिवर्सिबल हमारा शॉर्टर ड्यूरेशन रहता है। ठीक है जी, इसके अंदर हमारी जो ड्रग आती है आइसोफ्लोरोफेट और इकोथायोपेट की याद रखने वाली चीजें हैं कि रिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर कौन सी है हमारी, नियोस्टिग्माइन है, फियोस्टिग्माइन है, डोनेपजेल है। उसके अलावा हम बात करें इरिवर्सिबल हमारी कौन सी आती है, आइसोफ्लोरेट और इकोथायोपेट आती है। उसके अलावा मैलाथायोन और पैराथायोन। ठीक है जी, मैलाथायोन और पैराथायोन ये क्या है, ये दो जो हमारे साल्ट्स की अगर हम बात करें, ये क्या है मेनली क्या हमारे पूछे जा सकते हैं कि रिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर कौन सी है, मैलाथायोन, पैराथायोन, ये याद रखने वाली चीज है। और इरिवर्सिबल में ये दो आपको याद रखनी है, और रिवर्सिबल में हमारी कौन सी आ गई, नियोस्टिग्माइन आ गई, फियोस्टिग्माइन आ गई और डोनेपेजिल आ गई। ठीक है जी, और कई बार आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी इरिवर्सिबल कोलेस्ट्रेज इनहिबिटर है जो कि यूज की जाती है ग्लूकोमा, तो वो हमारी कौन सी है, आइसोफ्लोरोफेट
फेट या इकोथायोपेट। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। एक होता है हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, होता है हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। इनको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि माइमेटिक को हम क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलते हैं, और लाइटिक को क्या बोलते हैं, एंटी कोलिनर्जिक बोलते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा, इनका जो एक्शंस रहता है हमारे हर एक ऑर्गन्स पार्ट पर, जैसे हार्ट आई पर अपोजिट रहता है। जैसे अगर हम बात करेंगे इसके डिफरेंस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं, तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग यूज क्या कराती है, हमारी ब्रेडिकार्डिया कोज कराती है। ठीक है जी। ऑप्शन इसमें देखिए, ब्रोंकोडायलेशन नहीं जी, ब्रोंकाई को डायलेट कराती है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी कैसी लाइटिक कराती है, माइटोसिस कराती है, नहीं जी। माइटिस का मतलब क्या है, डायलेशन का काम। ये भी हमारे को क्या है, पैरासिम्पैथोलाइटिक कराती है। एंड कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहेगा ब्रेडिकार्डिया रहेगा। ठीक है जी। अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक एंटी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसको कैसे बोल सकते हैं, माइमेटिक मतलब क्या, बढ़ाना, एंड लाइटिक मतलब क्या, घटाना। ठीक है जी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें कहाँ पर अपना ये काम करती है, तो हमारा जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है या माइमेटिक्स जो ड्रग है, वो क्या करती है, हमारा जो मुस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट करने का काम करती है। लाइटिक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, जो मुस्करिनिक रिसेप्टर है उसको क्या ब्लॉक करने का हमारा काम करती है। अब हम बात करेंगे हार्ट पेज का कैसे क्या काम रहता है। जो हमारे कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट रहेंगे वो क्या करती है, हार्ट रेट को क्या है, डिक्रीज करने का काम करती है। एंड लाइटिक क्या है, रेट को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है जी। इसलिए क्या, जो ब्रेडिकार्डिया क्या हमारे इसका ऑप्शन था। अगर लाइटिक की अगर हम बारे में पूछा जाता है, वहां पर हमारे क्या टैकीकार्डिया आता। आई के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा प्यूपिल को कॉन्ट्रेक्शन करने का काम करते हैं, मायोसिस, जिसको क्या बोलेंगे, जिस टर्म को क्या बोलेंगे, मायोसिस। और क्या आईओपी प्रेशर, जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर है उसको क्या घटाने का काम करेंगे। नेक्स्ट इसके अपोजिट उसमें रहेगा हमारा लाइटिक के अंदर, जो माइटोसिस का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, पुपिल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहां पर क्या डायलेशन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। एंड वहां पर जो आईओपी पहले घट रहा था वो क्या इंक्रीज होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर्स। तो ये क्या आपका डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको पढ़ लेना है प्रॉपर। इनमें से भी क्या है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर एक दो एक तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ड्रग के बारे में हम बात कर लेते हैं कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं हमारे, पिलोकार्पिन आता है, नियोस्टिग्माइन आता है, बिथनोकोल आता है। और पैरासिम्पैथोलाइटिक के अंदर हमारे एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन्स एंड ग्लाइकोपायरेट। एट्रोपिन पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे भी बात करेंगे। ये एट्रोपिन क्या है, हमारा मशरूम पॉइजनिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है जी। और दूसरा क्या है हमारा, क्या जो विदाउट हमारे हार्ट को अफेक्ट हुए क्या है, हमारे ब्रोंकोडायलेशन कराने का काम करता है। आगे हम क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो सिंपैथोमाइमेटिक क्या था, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, माइमेटिक मतलब बढ़ाएगा, एंड एंटीकोलिनर्जिक लाइटिक मतलब घटाना। कुछ केसेस में क्या है, जहां पर माइमेटिक के अंदर भी कुछ चीजें घटेगी, वहां पर लाइटिक के अंदर कुछ बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। इसमें हम आगे क्या है, तो सिंपैथोमाइमेटिक्स की क्लासिफिकेशन में पढ़ लेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग, ये क्या हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सी क्या है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है, जिसका शॉर्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। ठीक है जी। तो हमारे जो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक में है, जो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग क्या है, अलग अलग रहते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट्स। तो इसमें आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है द शॉर्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो हमारा कौन सा रहेगा, एसिटाइल कोलिन रहेगा। ठीक है जी। कौन सा रहेगा हमारा, एसिटाइल कोलिन रहेगा, शॉर्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अगर एक दूसरा अगर पूछा जाता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है हमारा एसिटाइल कोलिन, तो इसके अलावा फिर हमारा क्या कौन सा आएगा, पिलोकार्पिन रहेगा, शॉर्ट के अंदर 3 to 6 आवर। ये इसमें थोड़ा जो टाइमिंग दिया है ये थोड़ा गलत है। ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक है द शॉर्टेड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, एसिटाइल कोलिन रहेगा। इसके अलावा क्या है, कार्बाचोल और जो बिथनाकोल दिया है, इसका क्या एक्शन क्या हमारा, लॉन्ग रहता है। ठीक है जी। हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। कोलिनोमाइमेटिक्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स। तो डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हम बात करें तो उसमें हमारी ड्रग आती है, एसिटाइल कोलिन आती है, जो कि कहाँ कौन से रिसेप्टर पर वर्क करती है, मुस्कुलिनिक और निकोटोनिक रिसेप्टर पर वर्क करती है। ड्यूरेशन क्या, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है। यूजेज किया जाता है इन केसेस ऑफ आई सर्जरी या मियोसिस की हमने बात की थी ना, कोस्ट्रिक्शन की हमने बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन क्या मस्कुलिनिक रिसेप्टर पर काम करती है, बिथनाकोल भी हमारी मस्कुलिनिक रिसेप्टर पर काम करती है। पिलोकार्पिन का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, बिथनाकोल लॉन्ग रहता है। ठीक है जी। पिलोकार्पिन हमारी क्या है, एज ए ग्लूकोमा यूज की जाती है, बिथनाकोल हमारी यूरिनरी रिटेंशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारे कार्बाकोल, जो कि मस्कुलिनिक और निकोटिनिक दोनों पर काम करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है, लंबा टाइम रहता है, यूज एज ऑप्थेल्मिक एंड ग्लूकोमा।
एक दो बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे दो आते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जो हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे। रिवर्सिबल कॉन्स्टेज इनिबिटर, जिसके अंदर हमारी कौन सी ड्रग आ रही थी, नियोस्टिग्माइन आ रही थी, फियोस्टिग्माइन आ रही थी, डोनेपेजोल आ रही थी। उसके अलावा इरिवर्सिबल की हमने बात करी थी। रिवर्सिबल में हमारे कौन सी मैलाथायोन थी एंड पैराथायोन थी। उसके अलावा हमारा आइसोफ्लोरेट थी जो कि हमारे ग्लूकोमा में यूज होती है, ठीक है जी। तो इसी तरह से हमारे क्वेश्चंस क्या है वो हमारे चेंज होकर बनते हैं। तो इंडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक में हमारे क्या है, दो टाइप आते हैं, रिवर्सिबल आ जाता है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर हमारा नियोस्टिग्माइन, फियोस्टिग्माइन, एड्रोफोमियम शॉर्ट एक्टिंग रहती है, ठीक है जी। यूज जिम्स्थेनिया ग्रेविस जो कि हमारे एसीएस को इंक्रीज करने का काम करती है। इरिवर्सिबल की अगर हम बात करें, हमारा आइसोफ्लोरेटिकोथायोपेट एंड पेस्टिसाइड आ जाते हैं, नो लॉन्ग एक्टिंग्स एंड ग्लूकोमाज एंड परमानेंट क्या हमारे एसीएस को बढ़ाने का काम करती है, वो क्या हमारा टेम्परेरी बढ़ाने का काम करते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। ये हमारे क्या इसके डिफरेंस थे। ये रिसेप्टर टाइप दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, इंडिकेट द स्केलेटल मसल्स रिजेक्टेंट, सॉरी, इंडिकेट द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट विच इज अ डीपोलराइजिंग एजेंट। इसमें हमारे दो आ जाते हैं, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। इंडिकेट द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट विच इज अ डीपोलराइजिंग एजेंट। फर्स्ट आता है वेनुकोरियम, स्कोपोलामाइन्स एंड हेक्सोमिथोनियम एंड सक्सिनाइलकोलिन। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, सक्सिनाइलकोलिन रहे हमारा। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा स्केलेटल मसल्स रिलेस्टेंट के अंदर। तो डिपोलराइजिंग क्या रहता है, ऐसी ड्रग जो क्या है हमारी एसिटाइलकोलिन की तरह क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और कंटिन्यूस उसको क्या डिपोलराइजेशन कराने का हमारा काम करती है, जिससे क्या जो मसल्स क्या टेम्परेरी क्या है पैरालाइज हो सके, ठीक है जी। तो डिपोलराइजिंग क्या है, एसिटाइलकोलिन की तरह निकोटिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और हमारा क्या डिपोलराइजेशन कराकर कंटिन्यूस उसको क्या जो मसल्स को टेम्परेरी पैरालाइज कर देते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग की अगर हम बात करें, ऐसी ड्रग जो निकोटिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और एसिटाइलकोलिन के बाइंडिंग को प्रिवेंट करते हैं, इससे मसल्स पैरालाइज होता है पर बिना डिपोलराइजेशन के क्या है वो हमारा होता है, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन हमारी इसकी दो होती है, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग में हमारी एक ही ड्रग आती है स्कोपोलामाइन, सॉरी स्कोपोलामाइन सक्सिनाइलकोलिन, जिसका बारे में हमने अभी क्वेश्चंस में पढ़ा था। तो डिपोलराइजिंग में हमारी कौन सी आती है, सक्सिनाइलकोलिन आती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, माइमिक एसिड एसिटाइलकोलिन एंड कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन। एक्शन की अगर हम बात करें, फास्टेस्ट वन सेट क्या 30 to 60 सेकंड, शॉर्ट ड्यूरेशन 5 to 10 मिनट। नॉन डिपोलराइजिंग हमारा टोबोकोरिन आती है, रिकोरिनम आती है, विकोरिनम आती है, जो कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट है, जो हमारे एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती है, विदाउट डिपोलराइजेशन के हमारा एक्शन करने का काम करती है। अब आपको एक होगा कि पैरालाइज का मतलब क्या है, पैरालाइसिस क्यों किया जाता है, कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट क्या हमारा उस मसल्स को पैरालाइज क्यों किया जाता है। तो ये जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है किस केसेस में दी जाती है, जब किसी भी पर्सन का सर्जिकल ऑपरेशन होना होता है, मतलब सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान, ठीक है जी। जैसे कोई भी एब्डोमिनल या ऑर्थोपेडिक सर्जरी होगी, तो उस टाइम पर क्या जो मसल्स को रिलैक्स या पैरालाइज किया जाता है, जिससे क्या सर्जन को आसानी होती है अपना वर्क करने में। दूसरा क्या हमारा इंटूबेशन टाइम में भी दिया जाता है। इंटूबेशन का मतलब क्या है, जो हम पेशेंट्स के माउथ के अंदर क्या है जो एयरवे ट्यूब डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं एंडोट्रैकियल इंटूबेशन क्या हम उसको बोलते हैं। तो उस समय पर क्या जो मसल्स को टेम्परेरी रिलैक्स करने के लिए क्या हम पैरालाइज करते हैं, जिसके अंदर क्या इंटूबेशन के केसेस में क्या हमें डिपोलराइजिंग एजेंट देते हैं, जैसे सक्सिनाइलकोलिन। अगर हम बात करें कोई भी ऑर्थोपेडिक या एब्डोमिनल सर्जरी टाइप अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या हम नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट देते हैं, ठीक है, जैसे टोबोकोरिन या रिकोरिनियम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। एट्रोपिन इज फ्रीक्वेंटली इज यूज्ड पीरियड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थीसिया टू रिड्यूस। कि एट्रोपिन को हम फ्रीक्वेंटली क्यों यूज करते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया देने से पहले। मतलब कोई भी पेशेंट्स अगर किसी को हमें इनहेलेंट एनेस्थेटिक देना है, इनहेलेशन एनेस्थीसिया देना है, तो उससे पहले हम क्या है एट्रोपिन उस पर्सन को क्यों देते हैं, और ये क्या करता है, क्या रिड्यूस कराता है, ये क्या रिड्यूस कराता है, हमारा सिक्रेशन को रिड्यूस कराता है। सिक्रेशन का मतलब क्या है, सलाइवा सिक्रेशंस या ट्रैंक्योब्रैंकियल सिक्रेशंस को उसको रिड्यूस कराने का काम करता है, जिससे क्या ड्यूरिंग क्या जो पेशेंट के अंदर जो एयरवे मैनेजमेंट है वो सेफ हो सके, ठीक है जी। तो ये हमारा एट्रोपिन का पर्पज रहता है, इसलिए हम एट्रोपिन को क्या बोलते हैं, प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन भी बोलते हैं, या प्री एनेस्थेटिक हमारे क्या है ड्रग भी हम इसको बोलते हैं। तो पर्पज क्या है, टू रिड्यूस एक्सेसिव सिक्रेशन सलाइवा ब्रोंक्यूल्स एंड प्रिवेंट ब्रैडिकार्डिया ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, क्या है मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या है ब्लॉकर है, जिसको क्या बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स बोलते हैं। एक होता है माइमेटिक्स, एक आता है लाइटिक्स, ठीक है जी। वैगल स्टिमुलेशन को ब्लॉक करता है, हार्ट रेट को हमारा मेंटेन रखता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रैडिकार्डिया and reduce salivary tracheobronchial secretions and after safer airway management, ठीक है जी।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन 16 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज। इनमें से कौन सी जो ड्रग है जो यूज की जाती है द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज के बारे में, तो जो ड्रग रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी, बेंजोट्रोफिन रहेगी, सक्सिनाइलकोलिन रहेगी। अदर ऑप्शन जो आपको दे रखे कि सक्सिनाइलकोलिन, ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो हमने डिपोलाइजिंग में पढ़ा था जी, एड्रोफोम एक्सोमेथोम, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है जी। तो पार्किंसन डिजीज होता क्या है, तो पार्किंसन डिजीज में क्या जो हमारा डोपामिन क्या है डेफिशिएंसी हो जाती है, और कोलिनर्जिक जो ओवर एक्टिविटी क्या हमारी होती है। इसलिए क्या है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं और एमओ इनहिबिटर देते हैं, और एंटी कोलिनर्जिक पर बेस्ड जो मेडिसिन होती है वो देते हैं। इसके हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। इनमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पार्किंसन डिजीज में कौन कौन सी मेडिसिन है दी जाती है और किस क्लास से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डोपामिन प्रिकर्सर की, अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे क्या लियोडोपा और कार्बिडोपा आती है, जो यूज एज एप्लीकेशन जो यूज की जाती है एज ए पार्किंसन डिजीज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है, ये कि हमारे ब्रेन के अंदर जो डोपामिन है उसके लेवल को इंक्रीज करने का काम करती है। उसके अलावा डोपामिन एगोनिस्ट में हमारे क्या प्रेमिक्सोल और रोपिनोल, जो कि कम पूछी जाती है, मेनली जो हमारी डोपामिन प्रिकर्सर एमओबी और एंटीकोलिनर्जिक में से क्या है देखने को मिलता है। तो एमओबी के अंदर क्या होता है, मोनोमिनो के अंदर हमारा इनहिबिटर के अंदर हमारा कौन सा आता है, सेलिक्लिन और रेसाक्लिन आती है, जो डोपामिन जो ब्रेकडाउन उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। उसके अलावा हमारे एंटीकोलिनर्जिक के अंदर हमारे कौन सी आती है, बेंजोट्रोपिन और ट्राईहेक्साफिनाइल आती है। जो हमारे ऑप्शन में क्या था, बेंजोट्रोपिन था, या ट्राईहेक्साफिनाइल भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, जो कि हमारा रिड्यूस करती है ट्रेमर और रिजिडिटी को, ठीक है जी। ये पार्किंसंस डिजीज की हमने बात कर रही है, कौन सी जो ड्रग है पार्किंसंस में यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड एज एन इनहेलेशन ड्रग इन अस्थमा। इसमें से कौन सा जो एजेंट है जो कि एज ए इनहेलेशन ड्रग के रूप में यूज किया जाता है अस्थमा के अंदर, अस्थमा पेशेंट्स के अंदर। तो फर्स्ट क्या, एट्रोपिन तो होगा नहीं, एट्रोपिन तो हमने अभी पढ़ा कि क्या है, एट्रोपिन क्या प्री एनेस्थेटिक ड्रग है, जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया से पहले दी जाती है, जो कि पेशेंट के अंदर सेफर एयरवे मैनेजमेंट करने का काम करती है। दूसरा आइपोट्रोपियम्स, हाँ जी ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, आइपोट्रोपियम्स। तो अस्थमा में इनहेलेशन ड्रग को मेन गोल क्या होता है कि ब्रोंकोडायलेशन और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना हमारा रहता है। इसकी भी हम क्लासिफिकेशन की बात करें, कौन सी जो इनहेलेशन ड्रग है जो कि अस्थमा के अंदर यूज की जाती है। तो सबसे पहले क्लास क्या आती है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, साबा बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी ड्रग आती है साल्बुटामोल आती है और एल्बुट्रोल आती है और ट्रबुटालिन आती है, जो कि हमारे ब्रोंको डायलेशन कराती है। दूसरा आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग, एक तो हो गया हमारा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन सा हो गया, साल्बुटामोल हो गया, ट्रबुटालिन हो गया। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारा आता है साल्मिट्रोल और फॉर्मिट्रोल्स, ठीक है जी। एंड उसके अलावा हमारे आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं, बुडेसिनाइड। उसके अलावा हमारा एंटीकोलिनर्जिक में हमारा आते हैं आइपोट्रोपियम और टायोट्रोपियम्स, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात 18 की हम बात करते हैं, विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग्स। तो मशरूम पॉइजनिंग के अंदर हमारा कौन सा यूज किया जाता है, एट्रोपिन। अभी देख लो एट्रोपिन पे कितने क्वेश्चन हमारे आ गए हैं, ठीक है जी। तो विच इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। तो मशरूम पॉइजनिंग में हमारा कौन सी मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है में दी जाती है, एंटीडोट एज एंटीडोट यूज किया जाता है, तो हमारे क्या एट्रोपिन रहेगा, ठीक है। जिसका राइट आंसर हमारा क्या आंसर रहेगा, एट्रोपिन हमारा राइट आंसर इसका रहेगा। मशरूम पॉइजनिंग स्पेशली जो ओकर होती है एमेटिडा फैलाटोडिया टॉक्सिक मशरूम से जो हमें क्लोज होते हैं। इसमें हमें सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, पेशेंट के अंदर एक्सेसिव सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। तो एट्रोपिन क्या करते हैं कि इसी जो सिम्टम्स जो हो रहे हैं उन सिम्टम्स को क्या काम करने का हमारा ये काम करती है, ठीक है जी। एट्रोपिन किस क्लास से बिलोंग करती है, सिंपैथोलाइटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक, मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एक्सेसिव जो सलाइवेशन जो हो रहा है स्वेटिंग और इसको कम करने का काम करेगी, ठीक है जी। तो मतलब एक तरह का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है प्रोवाइड करती है मशरूम पॉइजनिंग में। अब हम कुछ ड्रग्स के बारे में, एंटीडोट के बारे में बात कर लेते हैं, पॉइजन्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मशरूम पॉइजनिंग की केस में अगर हम बात करें तो उसमें हमारे हमने बात कर ली कि एट्रोपिन दिया जाता है, ठीक है जी। ऑर्गेनोफॉस्फेट की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में एट्रोपिन प्लस प्लाइडोक्सियम कॉम्बिनेशन में दी जाती है। अपोइड के अंदर हमारे क्या नैलोक्सोन्स एंटीडोट क्या यूज में लाया जाता है, जो कि अपोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। बेंजोडाइजेपिन के अंदर हमारा फ्रोमेजेनिल क्या है दिया जाता है। आयरन पॉइजनिंग के अंदर हमारा डिफ्रॉक्सामाइन दिया जाता है, जो चिलेटिंग एजेंट्स। उसके अलावा कॉपर लेड हैवी मेटल के अंदर हमारा पेंसिलामाइन डायमर कैप्रोल दिया जाता है। मिथेनॉल इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर हमारा फोमिपिजोल और इथेनॉल दिया जाता है, जो कि क्या अल्कोहल डिहाइड्रोजन जिसको क्या हमारा इनहेबिट करेगा तो जिससे क्या जो मिथेनॉल और इथाइलिन जो ग्लाइकोल उसका जो एक्शन था उसको कम करने का काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन। तो हमारी कौन सी रहेगी, ट्रबुटालिन हमारी रहेगी। तो कौन सी जो ड्रग है जो यूज ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, ये हमने कभी अस्थमा के अंदर हमने अभी बात की थी, ठीक है जी। तो साबा की हमने बात की, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है, ट्रबुटालिन, साल्बुटामोल्स, ठीक है जी।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज ब्रोंकोडायलेशन विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डियक स्टिमुलेशन, मतलब इनसे कौन सी ड्रग है जो कि कार्डियक क्या कराते हैं, ब्रोंकोडायलेशन कराते हैं विदाउट कार्डियक स्टिमुलेशन को अफेक्ट किए हुए। ठीक है, जिसमें हमारे क्या ट्रबुटालिन रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इंडिकेट द sympathomimetic agent which is combined with the local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve blocks, कि इनमें से कौन सा एक सिंपैथोमाइमेटिक्स की बात की हुई है यहाँ पर। एक तो हमने पहले पढ़े थे कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथोलाइटिक, जिसको क्या बोलते हैं, कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं। अगर कई जगह पर आता है सिम्पैथोमाइमेटिक सिर्फ और सिम्पैथोलाइटिक वो क्या हमारा एडर्जेनिक और एडर्जेनिक एगोनिस्ट होता है। ठीक है जी। तो सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कौन सा है जो कि हमारे लोकल एनेस्थेटिक के साथ हमें देते हैं और क्या है, इन्फिल्ट्रेशन ब्लॉक को क्या है, ड्यूरेशन को क्या है, प्रोलॉन्ग करता है। तो उसमें क्या हमारा एफिनेफ्रिन होता है। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन भी अगर हम बोलेंगे कि, और किस क्लास से बिलोंग करता है, सिम्पैथोमाइमेटिक अल्फा एडर्जेनिक एगोनिस्ट से बिलोंग करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, जो सिस्टमिक स्लो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लोकल एनेस्थेटिक, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ नर्व ब्लॉक्स एंड रिड्यूस ब्लीडिंग एट अ सर्जिकल साइट। कॉमन जो कंबाइंड ड्रग जो लोकल एनेस्थेटिक यूज की जाती है, लिग्नोकेन एंड बुपिवेकेंस, किस टाइप की थी हमारी, एस्टर टाइप लोकल क्या हमारी एनेस्थेटिक्स थी, लिडोकेन बुपिवेकेन। और हमने बात की थी लिडोकेन क्या थी, यूनिवर्सल एनेस्थेटिक थी। बुपिवेकेन क्या थी, जो कि एज स्पाइनल एनेस्थेटिक हमारी यूज में की जाती थी। ठीक है जी। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर्स है, जो हमारे वीडियो कंप्लीट हुई, जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए गए, जो कि कंप्लीटली क्या हमने विद सॉल्यूशंस और इजीली आपको क्या समझ में आए होंगे। तो वीडियो को क्या है, सेव कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपको क्या है, हर एक 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको डेली आपको मिलेगी, जिससे आपके प्रॉपर क्या है, जो फार्मास्यूटिकल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आपकी इससे है हो सकेगी। धन्यवाद।